Dear student, Assalamu alaikum. So today we are going to discuss admission process of Quaid-e-Azam University Islamabad. सो Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की बहुत फेमस एंड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की, सो ये वर्ल्ड पे 315 नंबर पे आता है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। वैसे तो इन्होंने पीएचडी, एमएस प्रोग्राम एंड बीएस प्रोग्राम ये सारे ही इन्होंने बताए हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ओनली बीएस प्रोग्राम्स को। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड फॉरेन नेशनल्स फॉर एडमिशंस टू फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज इन फॉल सेमेस्टर 2024। सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये उनके लिए है। इन्फॉर्मेशन we have to visit the website of Quaid-e-Azam University admission portal. So हमने जो है वो ये एडमिशन पोर्टल के वेबसाइट खोल ली है। एंड खुलने के बाद अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपने सारा प्रोसीजर समझा हुआ है, या जब मैं आपको समझाऊंगी उस प्रोसीजर समझने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी आप जिस प्रोग्राम में आप इनरोल होना चाह रहे हैं इन Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी, सो आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना नेम पुट करें, अपनी ईमेल पुट करें, एंड देन फॉर कंफर्मेशन अगेन आप अपनी ईमेल पुट करें, एंड देन आपका अकाउंट Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे बन जाएगा। देन आप उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगेंगे, सो वहां पर आपके अकाउंट में जो है वो चालान जो है वो जनरेट हुआ होगा, जो कि एडमिशन चालान है, फॉर्म का चालान है, जो कि है 2200 का। उसके लिए आप या तो आप एचपीएल बैंक में जा सकते हैं या तो अस्करी बैंक में जा सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है। जब आपने चालान डाउनलोड कर लिया, फिर आप उस बैंक में जाएं। बैंक में जमा करवाने के बाद वो आपको कॉपी देंगे, तो आपने उसका क्या करना है, उसकी अच्छी सी स्कैन पिक्चर बना के स्कैन करके जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले, उसके बाद जब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो उसके अंदर ही आपने वो स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। क्लियर? सो आइए चलते हैं, फर्दर प्रोसेस समझते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएस एंड बीए एलएलबी अंडर ग्रेजुएट रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस बेसिस। वैसे तो बहुत सारे फार्म डी के हैं और एमफिल के हैं और पीएचडी के भी हैं। लेटरल प्रोग्राम है। लेटरल प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 2 साल आपने कर लिए हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में 2 साल आपके हो गए, देन आप वहां पर डायरेक्ट जाके थर्ड ईयर में यानी 5th सेमेस्टर में जाके एनरोल होंगे। सो लेटरल प्रोग्राम इसको कहते हैं। फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे है, जिसकी लास्ट डेट है 22 जुलाई 2024। सो और जो बीएस अंडर ग्रेजुएट सेल्फ सपोर्ट बेसिस पे हैं उनकी है 19/8/2024। एंड अगर फार्म डी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस बेसिस तो उसकी लास्ट डेट है 23/9/2004। एंड फार्म डी सेल्फ सपोर्ट बेसिस उसकी लास्ट डेट है 30/9/2024। और लेटरल एंट्री टेस्ट इन 5th सेमेस्टर ऑफ बीएस प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस बेसिस जिसकी है 31 जुलाई 2024। एंड एमफिल की है 23/8/2024। एंड पीएचडी की है 23/8/2024। सो हमारा जो मेन फोकस है वो है बीएस बीए एलएलबी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके हम उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे आगे अप्लाई नाउ। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमें कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफर कर रहे हैं, तो हमने जाना है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में अ पर्सन होल्डिंग एचएससी पार्ट 1 पास विद एटलीस्ट 50 मार्क्स रिजल्ट में अप्लाई फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट बीएस मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम्स। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे फर्स्ट ईयर में है, ऑफकोर्स आप लोगों का इंटर का रिजल्ट नहीं आया है, सो आप अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के बेसिस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में या फर्स्ट ईयर के मार्क्स एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए, भले आप मॉर्निंग में एनरोल होना चाह रहे हैं या आप इवनिंग में एनरोल होना चाह रहे हैं। फॉर फॉर्म डी इसमें जो है वो आपके एफएससी में टोटल जो है कितने परसेंटेज होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। एलएलबी प्रोग्राम के लिए आपकी 50% होनी चाहिए। और लेट जो हैक लेती है जो स्पेशली एलएलबी प्रोग्राम के लिए होता है, तो उसके अंदर भी आपकी 50% होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो है 22 ईयर्स, और 22 ईयर्स से ज्यादा अगर आपकी एज है, सो वाइस चांसलर की स्पेशल जो है वो रिकमेंडेशन पे वो डिपार्टमेंट या वो चेयरपर्सन आपको दे सकता है एडमिशन। उसके बाद हम जाते हैं स्केड्यूल पे। तो मॉर्निंग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स यूजुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, इन दोनों का मतलब ये है कि जो मॉर्निंग या सेल्फ सपोर्टेड, इन दोनों की जो एडमिशन है वो जून से स्टार्ट हो रही है। जैसे अभी इनके लास्ट डेट भी मतलब आ गई है, इनके एडमिशन भी आ गई हैं। और उसके अलावा ये हमें कौन कौन से डिसिप्लिन दे रहे हैं, सो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स। और सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, एलएलबी 5 ईयर, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। चलें जी, उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी 5 ईयर्स एंड जोलॉजी। सो प्रोसीजर आ जाता है कि हाउ टू अप्लाई। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ
कि 2200 का ये चालान होगा एंड 2200 चालान के बाद आपने इसको एस्क्री बैंक में या आपने एचबीएल बैंक में जमा करवाना है और फिर आपने उसकी स्कैन कॉपी उस चालान की आपने अपलोड करनी है ऑन योर पोर्टल। चलें जी, सो डिसिप्लिन ऑफरिंग का तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट कैलकुलेटर की। तो मेरिट कैलकुलेटर में क्या है कि इसका जो होता है वो होता है 30-70। 30-70 का मतलब होता है 30% आपके बोर्ड के मेट्रिकुलेशन के मार्क्स काउंट किए जाएंगे एंड 70% आपके इंटरमीडिएट के काउंट किए जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या कायदे यूनिवर्सिटी का कोई अपना इंटर टेस्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है अगर आपने आपके मैक्सिमम परसेंटेज होनी चाहिए टू इनरोल इन कायदे यूनिवर्सिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। सो फॉर एग्जाम्पल आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं अपने बोर्ड के मार्क्स के ऊपर यानी कि मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। जब आप वहां पर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं देन आप उसके बाद कायदे यूनिवर्सिटी का एक रिटन टेस्ट होता है। सो वो आपने क्वालिफाई करना होता है जिसमें आपने मिनिमम 45% लेनी है। अगर आप 45% नहीं लेंगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि वो 45% आपके मेरिट में काउंट नहीं होगी, उसका कोई भी क्रेडिट आर्स नहीं है, कोई भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बस बेनिफिट ये है कि वो मैंडेटरी है पास होने के लिए, लेकिन उसकी कोई भी परसेंटेज जो है वो काउंट नहीं होगी आपकी मेरिट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेती हूँ 650 एंड मैट्रिक में टोटल हुआ करते थे 850 एंड एफएससी में फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं 950 एंड टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर एफएससी में वो हैं 1100। सो जो मेरा एग्रीगेट बन रहा है वो है 83.3957। सो टोटल परसेंटेज मेरी ये बन रही है, जैसा कि इन्होंने ये पाई चार्ट भी दिया हुआ है कि 30% फॉर मैट्रिक और इक्विवेलेंट एंड 70% फॉर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपको कैसे आप अपना मेरिट का फॉर्मूला काउंट कर सकते हैं। 30% में इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके मैट्रिक की परसेंटेज है उसका सिर्फ 30% काउंट होगा। 70% का मतलब है कि इंटरमीडिएट में आपका इंटरमीडिएट के परसेंटेज में ओनली 70% काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैट्रिक की परसेंटेज में जितनी भी परसेंटेज आई है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ एंड डिवाइड करना है आपने 100 के साथ। उसके अलावा 70% का भी यही है कि 70% है और जो आपने इंटरमीडिएट में मार्क्स नहीं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो दोनों के पॉइंट्स आ जाएंगे एंड देन दोनों आपने प्लस कर लेने हैं, सो आपकी मेरिट यहाँ पर बन जाएगी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी। इन एलिजिबिलिटी में देखें द फॉलो। उसके अलावा जो है वो बीएस प्रोग्राम के लिए भले आपकी जो है वो कोई फॉर एग्जाम्पल बीएस का स्टूडेंट हो या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री हो वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओनली सिर्फ एफएससी या एचएससी के ही स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि द एडमिशन शैल बी कैंसल ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न एज पर अप्रूव रूल ड्यूली रिकमेंडेड बाय द रिस्पेक्टिव चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ एंड द डीन ऑफ द फैकल्टी कंसर्न। एडमिशन जो है वो कैंसिल होगी ऑन द रिटन रिक्वेस्ट अगर वहां का जो चेयरमैन है डायरेक्टर है डीन ऑफ फैकल्टी है उसकी बेसिस के ऊपर या उसकी रिकमेंडेशन पे। उसके अलावा जो है इन केस ऑफ इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपना कोई जाली डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके हिसाब से भी आपकी कैंसिल हो सकती है। एंड वाइस चांसलर में कैंसिल रिफ्यूज एडमिशन ऑफ एनी स्टूडेंट्स। चले जी, ये सारे वैसे लिखे हुए हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की बारे में। अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में आए सो हम जाते हैं यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स तो नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो कैटेगरी ए मतलब ये आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना है, भले वो बीएस हो या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर हो। सो रेगुलर वालों के लिए है 27,120 एंड अगर वही बीएस या जो है वो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं सो सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग के लिए उनकी है 27,470। उसके बाद जब आपने एडमिशन के टाइम ये पे कर दी उसके बाद आ जाती है कैटेगरी बी, मतलब आपने उसके बाद पर सेमेस्टर कितना पे करना है। सो सेल्फ रेगुलर वालों के लिए 48,000 एंड सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 90,970। अगर हम एक ही साल में अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट ने कितना पे किया होगा ए प्लस बी कैटेगरी को, सो एक स्टूडेंट 75,120 पे करेगा एंड वो 1 लाख वो 18,440 पे करेगा। उसके अलावा कैटेगरी सी वन टाइम आपने ये जरूर पे करनी है जब आपका डिपार्टमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा, सो ये ओवरऑल ये फीस है। उसके अलावा जो है ये जो है ये फॉरेन के लिए है, सो फॉरेन स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहेंगे। इसके बाद जी हम आ जाते हैं लेट फॉर बीए एलएलबी। सो लेट टेस्ट है, ये क्या है कि ये जो है स्पेशल एग्जाम होता है जो एलएलबी वालों के लिए दिया जाता है फॉर एडमिशन। एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन बीए एलएलबी आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद HEC मींस हायर एजुकेशन कमीशन फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट लेट। द डिटेल्स आर अवेलेबल एट www.hacgovernment.pk। सो इनकी वेबसाइट है, आप वहां पर जाके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये हम इनकी जो है वो वेबसाइट है। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट पास लॉ टेस्ट as conducted by HEC. Let is only for shortlisting and its score shall not be counted to determine the merit. मैंने वही बात की थी कि
जो लेट का जो टेस्ट होगा आपकी इंटरमीडिएट के बेसिस की आपकी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो एक टेस्ट होता है उसमें आपको एटलीस्ट मार्क्स लेके आने 45% है, आई थिंक 50 लेट वालों के लिए, ताकि आपकी एडमिशन जो है वो हो जाए। अच्छा, उसके अलावा एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव मेरिट टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक। वही बात हो गई कि प्रीवियस जो है वो जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। लेकिन जो लेट टेस्ट है वो पास्ट कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन, लेकिन जो इस टेस्ट को पास करेगा वो ही एडमिशन के जो है वो एलिजिबल होगा। इसके अलावा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल किया हुआ है जिनका इंटर, तो वो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन मींस आईबीसीसी के पास अपने मैट्रिक एंड ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो मार्क्स होंगे उनको कन्वर्ट करके उनका एक सर्टिफिकेट बनता है। सो वो वहां पर जो है वो उनको जारी किया जाएगा, देन उन्होंने वो जमा करवाना। इसके अलावा हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स ऑप्शंस कि आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर मॉर्निंग की बात आए तो मॉर्निंग में जो है आपने 3 रेगुलर मींस 3 आप रेगुलर का मतलब होता है मेरिट पे आप जो है वो ले सकते हैं चॉइसेस, एंड 3 जो है वो आप सेल्फ फाइनेंस, जो कि इवनिंग मॉर्निंग में ही उनका प्रोग्राम होता है लेकिन वो भी सेल्फ का होगा। सो टोटल आप एट अ टाइम 6 डिपार्टमेंट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा जी, एक और बात ये है कि जितनी भी डिपार्टमेंट है उसमें 50-50 परसेंटेज क्या होता है कि सेल्फ फाइनेंस एंड 50% मेरिट की सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री की सीट्स है तो हाँ टोटल 100% मीन टोटल 10 सीट्स है, 5 जो है वो सेल्फ फाइनेंस के लिए होंगी एंड 5 जो है वो रेगुलर के लिए होंगी किसी भी डिपार्टमेंट में। उसके बाद पॉइंट सेकंड है, द कैंडिडेट selected on his or her choices will not be appeared in the subsequent list. Those who selected and deposited the fees dues on the self finance will have intact choice for regular only. Those who have deposited the fees against regular finance, अच्छा ये कह रहे हैं कि जब आप फॉर उन्हीं का जाहिर सी बातें नहीं आएगा जिन्होंने फीस जमा करवाई होगी, और अगर आपने फीस उस डिपार्टमेंट के लिए सबमिट करवा दी है लेकिन सबमिशन के बाद फिर जो है सबमिशन के बाद क्या होगा कि आपकी दूसरी चॉइसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। जैसे आपको मैथ्स मिल गई, आपने मैथ्स के ऊपर फीस पे कर दी, देन आपकी जितनी भी आपने 5 चॉइसेस रखी होंगी वो मतलब ब्लॉक हो जाएंगी, फिर आपको वही चॉइस दी जाएगी जिसकी आपने फीस पे की है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स ऑप्शन, इवनिंग के लिए जस्ट आप वन ही सब्जेक्ट या वन ही डिसिप्लिन को कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन ऑन रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस बेसिस। एडमिशन ऑन रेगुलर रीजनल कोटा और सेल्फ फाइनेंस बेसिस मॉर्निंग। सो वैसे इनकी सेल्फ फाइनेंस 2 की होती है, एक इवनिंग की होती है और एक मॉर्निंग की होती है, ठीक है। सो एडमिशन ऑन रेगुलर बेसिस नॉर्मल फीस शैल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट सब्जेक्ट, जो भी आपने किया होगा। The limited number of seats shall be filled on self-finance basis in all above mentioned subject only on merit irrespective of provincial regional quota. Merit will be calculated at 30-70% ratio, means 30 आपका matriculation and 70 आपका entry test. उसके अलावा एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस इवनिंग, एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस shall be granted strictly on merit. The students of undergraduate evening program will not be shifted to morning program of the university under any circumstance. किसी भी circumstances में जो evening के स्टूडेंट है वो मॉर्निंग में नहीं जा पाएंगे या जा सकते हैं जो भी। मेरिट विल बी कैलकुलेटेड, इनका भी वही है 30-70 का ही है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स शैल बी फिल्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस इन ऑल द अबव मेंशन सब्जेक्ट्स ओनली ऑन मेरिट इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब ये ओपन मेरिट ही होंगी जो सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो बेसिकली ओपन मेरिट है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिजर्व सीट्स की। तो ये रिजर्व सीट्स से कुछ जो मॉर्निंग के लिए हैं या इवनिंग के लिए जो भी हैं, तो only those students will be selected for admission or to BS LLB Farm D program who fulfill the eligibility criteria of the respective department and also on the basis of providing requested documents. अगर आप वही स्टूडेंट्स इस चीज के लिए सिलेक्टेड होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड जिन्होंने डॉक्यूमेंट जितने भी उन्होंने मांगे थे जितने रिक्वायर्ड थे उन्होंने अपने जो है वो अपलोड किए होंगे। द कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑन his or her priority on open merit regular basis in the merit list will not be considered for admission on the reserve seat. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है जिसकी चॉइस है फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो वो उसको वही चीज मिलेगी लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इन रिजर्व सीट से। However, if he or she selected on his or her lower priority have not deposited the fees with the stipulated time, he or she will have to report the admission section for consider. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन रिजर्व सीट्स में अगर वो उसके लिए एलिजिबल है और अगर उसने अपनी फर्स्ट चॉइस मैथ्स के लिए रखी है, उसको वो चॉइस मिल गई है, देन तो इन रिजर्व सीट्स में उसकी कोई भी कोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसको मैथ्स नहीं मिली और उसे मिली है बायोलॉजी उसकी सेकंड चॉइस थी, फिर क्या होगा अगर वो इन रिजर्व सीट्स वालों में आती है। सो ये भी कुछ स्पेशल जो है वो क्राइटेरिया है इनका, अगर वो इसमें आती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी को वो एप्लीकेशन देगी एंड देन फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे उसको जो है वो बायोलॉजी से मैथ्स में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है तो। If the candidate does not fulfill the prescribed terms conditions also fails to produce request document, he will still not be considered for admission against the reserved seat. वही बात है कि जितनी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए जो भी है अगर वो टर्म्स कंडीशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं सो वो उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी रिजर्व सीट के लिए। ऑल एडमिशंस जैसे इसमें कोई ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर वो उसमें उनको नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर उनको रिजर्व सीट्स का जो स्पेशल कोटा होता है जिसकी एक सीट हर एक डिपार्टमेंट में रिजर्व होती है वो नहीं मिलेगी।
ऑल एडमिशंस विल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिशन कमेटी। जो भी चीजें होंगी, रिकमेंड जो भी होगी वो एडमिशन कमेटी ही डिसाइड करेगी। सो ये रिजर्व सीट्स है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल है उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। द सीट्स विल बी फिल्ड ओनली ऑन द नॉमिनेशन ऑफ जीएचक्यू जो भी उनका पर्सनल बना होगा उस हिसाब से सर्टिफिकेट उनका कोई होता होगा, वो ही रिकमेंडेशन नॉमिनेट करेंगे, देन ही वो अप्लाई कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। 1 सीट है हर एक डिपार्टमेंट में। डिसेबल पर्सन के लिए है, उसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए ये जो भी जितने सर्टिफिकेट्स हैं उनको ये चाहिए। स्पोर्ट्स बेस्ड है, और स्पोर्ट्स बेस में 2% ऑफ जो है 2% इसमें सीट्स हैं। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स हैं 5% है। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ प्रोपैरेटर्स, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर फार्म डी, और ये जो है वो सेल्फ फाइनेंस के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 10% है ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, ये वाले सर्टिफिकेट या ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन उनकी माननी पड़ेंगी। चलें जी, उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ तो आगे रिसर्च, अब कहते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स मॉर्निंग, सो वही बात है कि जो इसमें पूरा यही बात है कि 50% जो है वो मेरिट पे है और 50% सेल्फ फाइनेंस पे है। उसके अलावा ये है कि रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स विल आल्सो बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 पास रिजल्ट इन ईच डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। जो भी रिजल्ट जो भी वेट करेंगे उनकी एडमिशन जो होगी वो पार्ट 1 की बेसिस पे की जाएगी। If any seat reserved for regional quota remain unfilled due to non-availability of eligible candidate after displaying of third merit list with the recommendation approval of core admission committee on the behalf of the vice chancellor be transferred to the merit quota and fourth merit list. फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि अगर इफ एनी सीट रिजर्व फॉर रीजनल कोटा रिमेन, कोई भी ऐसी सीट जो रीजनल कोटा में अनफिल्ड रह जाती है और उस क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, सो थर्ड लिस्ट लगने के बाद फिर क्या होगा कि कोर कमेटी जो है वो वाइस चांसलर के बिहाफ पे उसको जो है वो फोर्थ लिस्ट में उस सीट को ट्रांसफर कर देगी। जो भी फोर्थ लिस्ट में जो वेटिंग स्टूडेंट्स होंगे फिर वो उनका उसमें नेम डिस्प्ले हो जाएगा। if any seat reserved for special quotas remain vacant, it will be filled through। कोई भी स्पेशल कोटा है, जितने भी हमने स्पेशल कोटा में रिजर्व सीट्स में अगर किसी की भी रह जाती है जो है वो उसमें अनफिल्ड हो जाती है, फिर क्या होगा कि उन सीट्स को सेल्फ फाइनेंस स्कीम में ट्रांसफर किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इवनिंग एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस, इवनिंग में सिर्फ सेल्फ फाइनेंस होगी, मॉर्निंग की इसमें कुछ भी नहीं। उसके अलावा 50% ऑफ टोटल मास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच शैल बी फिल्ड ऑन मेरिट बेस्ड सेल्फ फाइनेंस स्कीम रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविजनल रीजनल कोटा। उसके अलावा अच्छा ये जो है ये वैसे जो कायदे यूनिवर्सिटी ओपन मेरिट है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजनल रीजनल कोटा, तो ये बेसिकली ओपन मेरिट है फॉर ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफ सीट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं हम। Aptitude test. The admission entry aptitude test, if mandatory, will be conducted by concerned department, institute, school center under the supervision of chairman admission committee with the assistance of admission section of the university। जो भी aptitude test होगा या aptitude test होगा वो chairman या admission committee या उनके chairman लेगा या उस institute का principal या जो भी है वो लेंगे, department लेगा with the help of admission committee of university। The applicant will be required to pass the request entry test with at least 40%, सॉरी मैंने 45% बोला था, 40% उसके अंदर मार्क्स आने चाहिए। जो भी वो यूनिवर्सिटी या वो डिपार्टमेंट वो टेस्ट लेगा। द टेस्ट हाउएवर इज ओनली फॉर शॉर्टलिस्ट। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड इट स्कोर विल नॉट बी काउंटेड टू द डिटरमाइन द मेरिट। अच्छा, मेरिट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन ये पास करना मैंडेटरी है। ओनली दोज हु पास द एंट्री टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। जिन्होंने एंट्री टेस्ट पास किया है वही एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। मींस कायदेतम यूनिवर्सिटी ओपन मेरिट है, जिसके अंदर आपके बोर्ड के 70% काउंट किए जाएंगे, इंटरमीडिएट के 30% आपके मैट्रिक के काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद क्या होगा कि आपका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, देन उसके बाद आपको एडमिशन के लिए कंफर्म होंगे। इसके जो है वो 3-4 इसके हैं प्रोसीजर। The applicants appearing in the entry test shall be required to bring original CNIC and admission form receipt for identification। तो एंट्री टेस्ट के दिन जो है वो ओरिजिनल एनआईसी और जो भी एडमिशन फॉर्म की रिसिप्ट वगैरह है आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लेके जाए। नो सेपरेट कॉल लेटर फोन कॉल शैल बी मेड टू कैंडिडेट फॉर एंट्री टेस्ट सिलेक्शन ज्वाइनिंग। ऑल सच इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन QAU वेबसाइट फेसबुक। तो ना आपको कोई कॉल किया जाएगा, ना आपको फोन कॉल, ना लेटर दिया जाएगा ज्वाइनिंग का। जस्ट आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंट वे में रेगुलर बेसिस पे QAU की वेबसाइट या फेसबुक पेज आपने जो है वो चेक करते रहना है। उसके अलावा सिंपल पेपर जी देखते हैं इन्होंने दिए हुए या नहीं दिए हुए। सो सिंपल पेपर इन्होंने कंप्यूटर साइंस के ओनली दिए हुए और लेटर एंट्री टेस्ट के भी दिए हुए और बायोकेमिस्ट्री के, बाकी जी इन्होंने नहीं दिए हुए। अगर आपको देखने होंगे आप भले इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ एडमिशन फ्रॉम सेल्फ टू रेगुलर बेसिस। So if the request is made by student within 60 days from the date of commencement of first अगर सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले within 60 days में आपने रिपोर्ट करना है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में हुआ है लेकिन आपने मेरिट पे भी प्रायोरिटी रखा था, तो अगर तो आप उनका एप्लीकेशन दे सकते हैं और अगर सीट्स वैकेंट होंगी तो वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली सबका मतलब यही था। उसके अलावा एडमिशन रूल्स फॉर स्पोर्ट्स कोटा।
अच्छा, एडमिशन रूल्स फॉर स्पोर्ट्स कोटा मॉर्निंग, इनका स्पोर्ट्स कोटा भी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 50%, स्पोर्ट्स ट्रायल कंसर्न गेम 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होंगे। एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट इन्होंने मतलब कौन कौन से लेवल पे आपको जो भी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं जो है वो किस हिसाब से, तो उसके उस हिसाब से मार्क्स है 50, 40, 30, 20। एंड स्पोर्ट्स ट्रायल कंसर्न बेसिक टेक्निक फॉर एग्जांपल इन वॉलीबॉल सर्विस रिसेप्शन सेटिंग स्मैश ब्लॉकिंग 50% उसका। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन कमेटी रिस्पांसिबल टू चेक द डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन कमेटी होगी वो पहले देखेगी कि क्या इस जो है वो डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं, अगर होगा देन ही वो इस चीज को कंसीडर करेंगे। द एक्सपर्ट्स विल कंडक्ट द ट्रायल्स ऑफ कंसर्न गेम एंड द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमेटी विल फाइनलाइज। सबसे पहले ट्रायल्स लिए जाएंगे और ट्रायल जो लिए जाएंगे वो एचएससी एक जो है वो टाइम टेबल शो करेगी, देन उस दिन ट्रायल्स होंगे। ट्रायल देने के बाद ही यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कमेटी है वो इस चीज को कंसीडर करेगी। उसके अलावा कैंडिडेट विल प्रोवाइड ओरिजिनल मेरिट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मेडल एट द टाइम ऑफ ट्रायल्स, फोटोकॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो भी मेरिट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या जो भी मेडल वगैरह होंगे वो ट्रायल्स के दौरान, आप ट्रायल्स के दिन आपने उनको दिखाने हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर स्पोर्ट्स बेसिस एडमिशन हु गेट्स मिनिमम 45% एज पर स्पोर्ट्स क्राइटेरिया। सो 45% आपने 100 में से लाजमी लेने हैं, इसी तो ही आप जो है एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। मींस आई थिंक इनका इंटर टेस्ट नहीं होगा, इंटर टेस्ट जस्ट बीकॉम का होगा। स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए ट्रायल्स होंगे। The sports certificate will be verified by the university from concerned issuing authority। जो आपको ये इशू करिए वहां से आपका वेरिफिकेशन लाजमी है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि रिजर्व कोटा सीट्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम 2% है, एंड जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी 2% है। और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो सिंगल जो है वो ऑर्फन है या डबल ऑर्फन है, मतलब अगर आपके पेरेंट में फादर नहीं है या मदर नहीं है, या फादर मदर दोनों नहीं है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स काफी हैं। और इसके अलावा जो है ये देखें, ये जो है वो स्कॉलरशिप्स है कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। और ये इतनी स्कॉलरशिप है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, मतलब ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स को मिल रही है। सो उसके अलावा अगर जो है वो आप सिंगल ऑर्फन है या डबल ऑर्फन है या आप किसी रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, देन आपको भी वो मिल सकती है स्कॉलरशिप। सो उसके लिए आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 5/8/2024 पे अपलोड की जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड जो है वो 9/8/2024। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर फार्मडी प्रोग्राम, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 30/9/2024 पे लगेगी, जो है वो सेकंड 3/10/2024 एंड डिस्प्ले ऑफ थर्ड मेरिट 13/10/2024 पे लगेगी। उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हॉस्टल की, सो द यूनिवर्सिटी हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। जितनी भी अवेलेबल सीट होगी उसके हिसाब से आपको दी जाएगी। उसके अलावा जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लिए, तो यहाँ पर क्या है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटेस्ट होने चाहिए। मीन गजेटेड ऑफिसर 17 ग्रेड कम से कम ऑफिसर, उसकी साइन उसके ऊपर होने चाहिए, टेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर। तो फर्स्ट इन जो मैट्रिक की मार्कशीट है या उसकी इक्विवेलेंट जो भी है उसका आपको, उसकी आपको एक कॉपी चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी। और इंटर की भी मार्कशीट या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उसकी आपको चाहिए होगी। उसके अलावा अगर आप फार्मेसी में हैं, जैसे अगर आप बीएस में हैं तो बीएस प्रोग्राम के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर की चाहिए, लेकिन अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपको इंटर का पूरा रिजल्ट चाहिए। आप मैंने आपको बताया था कि फार्मेसी की थोड़ी लेट से जो है वो डेडलाइन है फॉर्म सबमिशन की, तब तक आई होप आप लोगों का रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा आप अगर 18 ईयर्स के हैं तो एनआईसी की कॉपी लगेगी अटेस्टेड, अगर नहीं है तो 18 ईयर से कम है बे फॉर्म लगेगी। उसके अलावा जो है फादर का सीएनआईसी चाहिए होगा अटेस्टेड, और डोमिसाइल अगर आपका है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है, फादर या मदर इन दोनों में से किसी का बना हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ओ लेवल्स या ए लेवल्स किया हुआ है तो आईपीसीसी का कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा इक्विवेलेंट, उसकी भी एक कॉपी लगेगी। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपने अप्लाई किया है तो स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट होगा, तो वो भी आपने यहाँ पर करना है। बाकी डिसेबिलिटी है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स हैं आर्मी, अगर आपने रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है तो आपको ये सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अप्लाई करने हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, अगर आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया है देन आप कैसे अप्लाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया है देन फिर आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो www.qauedu.pk पे क्लिक करना है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन एडमिशन पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ जिन फैकल्टीज में दाखिले जारी हैं उनकी तफसीलात जानने के लिए आपको मुतलका फैकल्टी पर क्लिक करना होगा। उसके अलावा वो यहाँ तफसीली एडमिशन नोटिस भी दिया जा सकता है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो भी वो अपना नाम, ईमेल वगैरह प्रोग्राम आपने जैसे मैंने आपको बताया वो पुट करने के बाद साइन अप करना है। उसके बाद फराहम दी गई, मैं और जूम कर लेती हूँ, फराहम दी गई मालूमात की तस्दीक के बाद आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है आईडी भी होगी, पासवर्ड भी होगा। फिर आप अपने ईमेल
पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। सिस्टम की जानिब से तैयार करदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए आप वेलकम पेज पर पहुंच जाएंगे। वेलकम पेज पर तमाम तर जरूरी मालूमात मौजूद हैं एंड अब दाएं जानिब दिए गए एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करें। उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक करें। यहाँ आप रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस या तरजीह के लिहाज से दोनों को मुंतखब कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस पे भी आप कर सकते हैं, रेगुलर पे भी कर सकते हैं और दोनों को भी आप क्लिक कर सकते हैं। एड एंड सेव प्रोग्राम, आपने क्या करना है, उसको सेव प्रोग्राम करके फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर जाना है। आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 3 प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस के लिए भी 3 पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सेल्फ और रेगुलर दोनों पे क्लिक किया हुआ तो आप टोटल 6 प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपको तमाम अ, यहाँ आपको अपनी तमाम दरकार ज़ाती मालूमात और क्वाइफ फराहम करना होगी और जितनी भी, और उसके बाद अपनी तस्वीर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें, सेव पर्सनल डेटा पे क्लिक करें। उसके बाद आपको अपनी तालीमी अहलियत के बारे में मालूमात फराहम करना होगा जो भी हैं आपकी। उसके अलावा मालूमात फराहम करने के बाद सेव एंड एड पे क्लिक करें। उसके बाद आपको तमाम जरूरी दरकार दस्तावेज अपलोड करनी है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए होंगे, एनआईसी, अगर एनआईसी नहीं है तो आप अपने फादर के बेफॉर्म पे भी कर सकते हैं। डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ नहीं है, आप अपने फादर के डोमिसाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दस्तावेजात सेक्शन शुदा या मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर की सूरत में हो सकती है। आपने तस्वीर उसकी लेनी है, लेने के बाद अपने स्कैन करना है, लेकिन उनका वाजे होना लाजमी है कि उनका साइज सिर्फ 5 MB हो, उससे ज्यादा नहीं हो। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ आपको काबिल अदायगी फीस के बारे में बताया जाएगा। दस्तावेज अपलोड ना करने की सूरत में आपको हर डॉक्यूमेंट के एवज अगर आपने फीस जमा नहीं कराई है, आपने दस्तावेज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड नहीं किए हुए तो आपको 1000 रुपीज हर एक के जो है वो पे करने होंगे, जिसके लिए चालान फॉर्म भी वहां पर होता है। जिस बैंक में फीस की अदायगी के लिए चालान जमा करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, चालान फॉर्म को सेव करें। आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो वहां पर जैसे यूनिवर्सिटी का खुद का भी 2200 का होगा एंड इनकी भी चालान मौजूद है। फीस जमा हो जाने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आप अपने फराहम करदा मालूमात क्वाइफ का जायजा लें। पेज के आखिर में दिए गए सेक्शन में अशद फीस की रसीद अपलोड करें। अदाशुदा फीस जो भी आपने चालान जो आपने अपलोड किया जो है वो किया था पे, तो उसकी भी आपने वहां पर अपलोड करनी है। शराइत व जवाबित पढ़ने और समझने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें। आखिर में फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। एप्लीकेशन वसूल होने पर आपको तस्दीक की ईमेल और एसएमएस आखिर में आपको आ जाएगा एंड देन आपकी एडमिशन क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है और आई होप आपने सारा प्रोसीजर अच्छे से समझा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है ड्यूरिंग एडमिशन फॉर्म सबमिशन में या अप्लाई करने में या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं और जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं एंड आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूं। सो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।